नमस्कार। आज इस क्लास में हम सब अनिवार्य हिंदी की बात करेंगे। हिंदी कंपलसरी। आईएएस मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आते हैं उनमें से दो प्रश्न पत्र आते हैं जो अनिवार्य हैं। एक जनरल इंग्लिश और एक संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से कोई एक। और ये दोनों प्रश्न पत्र जो हैं वो कंपलसरी होते हैं, यानी कि अनिवार्य होते हैं और क्वालिफाइंग होते हैं। इन दोनों प्रश्न पत्रों को अगर ठीक तरीके से आप कर ले जाते हैं तो बाकी प्रश्न पत्र आपके वो चेक किए जाते हैं और बेहतर होता है आपके लिए। और यदि इन दोनों प्रश्न पत्रों को आप नहीं हल कर पाते तो ये माना जाता है कि आपको भाषा का आधारभूत ज्ञान नहीं है, मौलिक ज्ञान नहीं है। अंग्रेजी इसलिए है कि चूंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, भारत में कहीं भी आप रहेंगे और नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे, साउथ में चले जाएंगे तो कन्वर्सेशन के लिए एक बेहतर भाषा है, तो उसकी परख होती है। और हिंदी या जो 22 भाषाएं हैं, इसका मतलब होता है कि आप अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं और उनके मूल्य आप में निहित हैं। खैर, अब हम लोग हिंदी की बात करेंगे। हिंदी में जो भी प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभ्यास न होने से कठिन लगते हैं। खैर, अगर हम संख्या के दृष्टिकोण से देखें तो कुल 6 प्रश्न आते हैं, 6 प्रश्न। जैसा कि हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए कि प्रश्न पत्र को हल करने के पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ो। कुछ सामान्य बातें इसमें लिखी रहती हैं, जैसे समय है 3 घंटे और 300 अंक। 3 घंटे और 300 अंक। एक तो क्वालिफाइंग जब आपके मन में बैठ जाता है तो आप लोग सोचते हैं कि मिनिमम काम कर लें तो काम हो जाएगा। लेकिन हमारे परिचय में एक थे सज्जन इलाहाबाद में, उन्होंने 7 बार लगातार मेंस दिया था और उसका कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि क्वालिफाइंग में हमेशा फेल हो जाते थे। तो जब भी आपको सफलता पानी हो, ये सफलता का एक तरीका है कि 100% को लक्ष्य बनाओ। क्वालिफाइंग का मतलब आयोग क्वालिफाइंग, माने वो कसौटी उसकी है, हमें वो नहीं बनाना मिनिमम का लक्ष्य। हमें तो सबको लेकर के चलना चाहिए। 300 अंक को उतनी गंभीरता से जितनी गंभीरता से बाकी प्रश्न पत्रों को आप लेते हैं। ठीक है, 3 घंटे 300 अंक। दूसरी बात इसमें लिखी रहती है कि जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अनिवार्य का मतलब कोई विकल्प नहीं है कि ए करो या बी करो, 5 प्रश्न करो या 4 प्रश्न करो। जितने भी प्रश्न आते हैं सारे प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, 2 बातें हुई। तीसरी बात, आपके पेपर में लिखा होगा कि जब आप उत्तर लिखते हैं तो जो कोई पेज हो, अगर वो कोई पेज खाली है यानी उसको आप नहीं लिख रहे हैं, उसको आप काट दें। ऐसे नहीं, बस जस्ट ऐसे पूरे पेज को खींच दीजिए। इससे एग्जामिनर को भ्रम नहीं होता कि वह आपने जानबूझकर छोड़ा है या जो है वो छूट गया आपसे या किसी योजना के तहत, तो आप काट दीजिए। उस पर विचार ही उस पर नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरी चीज। अब हाँ, ये हो गए आपके मुख्य मुख्य निर्देश। आगे देखते हैं। कुल 6 प्रश्न आते हैं। 6 प्रश्न जैसे कि ऊपर हम बता चुके हैं। इन 6 प्रश्नों में क्या क्या रहेगा, चलो हम लोग बात करते हैं। जो पहला प्रश्न आता है वह आता है निबंध का। निबंध। ऐसे राइटिंग आपको करनी होती है। जनरल इंग्लिश का पेपर होगा, उसमें भी निबंध रहेगा ऐसे। और एक ऐसे का अनिवार्य पेपर होता है जिसके अंक जुड़ते हैं, और पहले तो 1 आता था, अब 2 आता है।
अब वह निबंध, जैसे 5 निबंध दिए हैं तो उनमें से कोई एक आपको करना है, कोई एक, ठीक है। तो कोई एक आप चुन लेंगे। शब्द सीमा का ध्यान रखना है, तो 600 शब्दों में आपको लिखना है, 600 शब्दों में, और 100 अंक का होता है, 100 अंक। अच्छा, शब्द सीमा के पालन के कई तरीके हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको कुछ भी समझ में ना आवे तो इतना आप समझो कि 10% का फ्लक्चुएशन आप कर सकते हो, यानी कि 600 में 10% आप जोड़ो तो हो गया 660, अब घटाओ तो आप 60 घटा दो, इसमें हो गया 540। यानी कि यदि 540 शब्द है या 660 शब्द है तो कोई दिक्कत नहीं, वो कवर अप हो जाता है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। तो एक तो निबंध हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है, एक आपको गद्यांश दिया रहेगा, गद्यांश जिसे आप कहते हैं पैसेज, पैसेज। गद्यांश आप पूरा पढ़ेंगे और गद्यांश पढ़ करके नीचे जो प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। जैसे जो भी प्रश्न है, प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्नों का उत्तर देना है तो आयोग ने मेंशन कर रखा है प्रश्न के साथ कि प्रश्न के जो उत्तर आपके हों वो स्पष्ट हों, यानी कि जो प्रश्न पूछा जाए उसी का उत्तर, और वो पैराग्राफ के आधार पर, अपने दिमाग से नहीं। अगर कोई कहता है पाप क्या है, पुण्य क्या है, अगर प्रश्न आता है, अपनी परिभाषा मत दीजिएगा, वो जो पैराग्राफ में दिया होगा उसके विषय में वो उत्तर आप दीजिएगा, स्पष्ट हो। दूसरा सही हो, सही की कसौटी भी वही है कि वो साफ सुथरा लिखा हो और उसी ऑन द बेसिस ऑफ दैट पैसेज, दैट पैराग्राफ, उस पैसेज के आधार पर हो। तीसरा, ज्यादा लंबा उत्तर नहीं देना है, संक्षिप्त उत्तर देना है, संक्षिप्त उत्तर देना है। अब संक्षिप्त कैसे करते हैं आपको भली भांति पता है। तो जैसे इसमें 5 प्रश्न आए और 2 नंबर का एक क्वेश्चन, कितने नंबर का है? 10 नंबर का होता है, सॉरी 10 नंबर का, ये हो गया 50 अंक, ठीक। तो 100 अंक का ये हो गया, 50 अंक का ये हो गया। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। आप समझ रहे हैं ना, अभी हम एग्जाम्पल से बताएंगे आपको। तीसरा क्वेश्चन, आपके सामने एक पैसेज दिया हुआ रहेगा जिसमें 2 या 3, 4 पैराग्राफ कुछ भी हो सकते हैं, जिसे आप कहते हैं गद्यांश या पैसेज, गद्यांश है। अब इस गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ोगे और जितने भी इसमें शब्द हैं, मान लीजिए 500 शब्द है या 600 शब्द है, जो भी हो। जैसे 2023 में जो आया था पेपर, उसमें था 558 शब्द, नीचे लिखा था 558 शब्द, 558 शब्द। आपको क्या करना है, इसका 1/3 कर देना है। अब 3 से आप भाग दीजिए, 3 एक कम 3 और 2 3 8 24, 3 छक 18, यही तो हुआ, यानी 186 शब्द, ये हो गया 1/3। तो इसको 1/3 शब्दों में लिखना है, 1/3 1
शब्दों में। यानी अगर 558 शब्द हैं तो 186 शब्दों में क्या लिखना है? संक्षेपण। संक्षेपण, ठीक है। संक्षेपण सारांश नहीं है, यह है प्रेसिस राइटिंग। प्रेसिस संक्षेपण और सारांश में एक अंतर होता है। देखो, सारांश समरी बोलते हैं इसको, सारांश। अंतर क्या है? सारांश अगर आप लिखते हैं तो मूल पाठ का, मेन पैसेज का 1/3 करेंगे और शब्द अपने होंगे। अपने शब्दों में आप कर सकते हैं। मान लो लाइक सेंट्रल आइडिया, उसका कहना क्या चाहता है, भाव सार। और इसमें संक्षेपण में क्या होता है? संक्षेपण में जो आप शब्द प्रयुक्त करते हैं, प्रयुक्त शब्द मूल पाठ यानी गद्यांश से लिए जाएंगे। ठीक है। जो मूल पाठ है, पैसेज दिया हुआ है, अनसीन पैसेज जो आपने नहीं पढ़ा पहले, उसी के शब्द का इस्तेमाल करते हुए छोटा करेंगे। यह है प्रेसिस राइटिंग। ठीक है। अब आपको करना है 1/3 शब्द में इसको लिखना है। यह भी आयोग दिया रहता है। इसके बाद आते हैं, हाँ, इसमें एक और बात ध्यान देना है, इसका शीर्षक नहीं लिखना है, यानी बिना शीर्षक। शीर्षक नहीं देना है। यह भी आयोग मेंशन कर चुका है, बता देता है। अगला जो प्रश्न आता है, हाँ, ये आता है लगभग 60 अंक का। ये आते हैं 60 अंक का। अब चौथे प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 रहेगा अनुवाद, 20 अंक का। 20 अंक ये रहेगा अनुवाद, यानी ट्रांसलेशन। और 5वां भी अनुवाद रहेगा, अनुवाद यानी ट्रांसलेशन। माने दोनों जो चौथे 5वें क्वेश्चन आते हैं अनुवाद के, एक रहेगा हिंदी से इंग्लिश, हिंदी से अंग्रेजी, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ये रहेगा 20 अंक का, 20 अंक। और जो दूसरा क्वेश्चन है अनुवाद वाला, ये भी रहेगा अंग्रेजी से हिंदी, फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी। ये रहेगा 20 अंक का। ठीक है। इसमें शब्द सीमा की बात नहीं है, जो दिया है उसी का करना है। अनुवाद कैसे करते हैं एक हम बता देंगे, बाकी आप लोग कंपलसरी वाला पेपर सीखते हैं, इंग्लिश वाला आप जानते हैं। कुछ बातें हम सिखा देंगे जो हिंदी से संबंधित हैं। जैसे अनुवाद जो है वो शब्दों का नहीं करते, अनुवाद होता है जो मैसेज है, जो भाव है। जैसे आपको मेरे हिसाब से चलना चाहिए, तो आप हिसाब की अंग्रेजी नहीं ढूंढना है आपको, न चलने का। यू शुड फॉलो मी, मैंने आपको अनुसरण करना चाहिए। तो जो कहना चाहता है उसका अनुवाद। जैसे द मैड मैन, तो पागल आदमी नहीं, आपने कहा पगला। मैड वुमन यानी कि पगली, यानी उसको भाव का अनुवाद करना है। ठीक है। ये 5 हो गए। अब आते हैं हम छठे क्वेश्चन पे। छठा और अंतिम क्वेश्चन। छठा जो अंतिम क्वेश्चन है, इसमें कई जो है इसके सेक्शन होते हैं, A B C D। ठीक है।
यानी कि ABCD 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 ABCD। और ये होगा आपका 10 गुणे 4 यानी कि 40 अंक का होता है। पहला जो आपका रहेगा वो रहेगा मुहावरा, मुहावरे। मुहावरा जो है एक अरबी शब्द है। अमूमन मुहावरे की पहचान होती है जिसमें लास्ट में न लगता है। खेत रहना, 9 2 11 होना, नाको चने चबाना, आंखें बिछाना। तो इसमें क्या करना है, इसमें रहेगा, इसका अर्थ स्पष्ट करिए पहले, अर्थ स्पष्ट करें। इसका मतलब क्या होता है। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है वाक्य प्रयोग करना, वाक्य में प्रयोग करना। वाक्य में इस तरह प्रयोग करना कि जो उस वाक्य को पढ़े वह उस अर्थ को समझ ले। तो वाक्य का प्रयोग इस तरह करें ताकि अर्थ स्पष्ट हो जाए, स्वतः स्पष्ट हो। तो ये कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, 2 2 अंक के होंगे। और मुहावरे कितने होंगे, 2 गुणे 5 यानी 10 अंक के होंगे। 10 मैंने बता दिया। अगला प्रश्न जैसे बता दिया ना, आंखें बिछाना। दूसरा है जैसे वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। दूसरा, वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। कोई वाक्य दिया है, आपको शुद्ध लिखना है। अब यही जो है, इसके लिए आपको थोड़ा सा ग्रामर पढ़ना पड़ता है कि क्या करें कि ये सही हो जाए। जैसे 2023 में आया था, चाय में कौन गिर गया है। तो चाय आपको पता है कि कप में चाय होती है। वैसे तो चाय ड्रम में भी रख सकते हैं, लेकिन कप की चाय की बात हो रही है। चाय कौन गिर गया, किसी आदमी की बात हो, कीड़ा मकोड़ा गिरेगा या कोई खरपतवार गिरेगा, तो चाय में क्या गिर गया है। तो यह ध्यान देना है कि किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही, तो कौन क्या हो जाएगा। तो चाय में कौन गिर गया है, चाय में क्या गिर गया है या क्या पड़ गया है। तो ये इसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं। 2 × 5। तीसरा आता है पर्यायवाची शब्द। जो भी शब्द दिए हैं, शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है। अब इसमें भी ये 5 रहेंगे, 2 गुणे 5, 2 × 5, ये 10 हो गए। ठीक है। जैसे इसमें दिया था तन, तन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तन माने एक तो होता है शरीर, है ना, दूसरा होता है गात, ऐसे काया, 3 हो गया। और इसमें दिया था, हम लोग हल कराएंगे, जैसे भूधर, पृथ्वी को धारण करने वाला, जैसे पर्वत, पर्वत को बोलते हैं, है ना। और जैसे धरणीधर, ऐसे लिख सकते हैं। द्रुम है, द्रुम माने होता है पेड़, द्रुम, द्रुम माने होता है वृक्ष, द्रुम माने होता है पेड़, द्रुम माने होता है गाछ, है ना, और भी होते हैं।
और लास्ट में हम लोग बात करेंगे शब्द युग्म। तो शब्द युग्मों को शब्द युग्म है, शब्द युग्म, इन्हें वाक्य में प्रयोग करना है, वाक्य में प्रयोग करें ताकि इनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। ठीक है, तो इसमें भी 5 होते हैं, 2 × 5 10, 2 × 5 10। तो जैसे रिक्त, रक्त, अच्छा अर्थ भी स्पष्ट हो जाए और अंतर भी स्पष्ट हो जाए, दोनों में अंतर क्या है। जैसे इसमें दिया हुआ था रिक्त और रक्त। रिक्त माने खाली है और रक्त माने खून है। अब कोई वाक्य आप अगर लिखना चाहें आप बता दें, युद्ध की समाप्ति पर युद्ध भूमि वीरों से या जो है सैनिकों से रिक्त हो गई, केवल रक्त ही रक्त बिखरा है। तो ये विराम चिन्हों का प्रयोग करके आप बाकायदा इसको लिख सकते हैं। ऐसे जैसे सुखी और सूखी, सुखी और सूखी। तो सुखी यानी कि जहाँ पर वृक्षों का पालन होता है, वृक्षों का पोषण होता है, वहाँ पर्याप्त वायु, पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध होने से लोग सुखी रहते हैं। जबकि जहाँ वृक्ष जल की अभाव में सूख जाते हैं वहाँ लोग जो है मतलब सूखी, जहाँ पर सूखी डालियाँ होंगी वहाँ पे क्या होगा, सूखी जमीन पर, बंजर जमीन पर लोग दुखी रहेंगे, कुछ उपजाऊपन ही नहीं होगा, कुछ फसल नहीं होगी। तो हमारा मतलब कैसे आप बना सकते हैं सरल शब्दों में, अभ्यास से ये होता है। इसमें भी ये हो गया 40 क्वेश्चन। अब आप देखो ये हो गया आपका 300, 40 इधर 20 20 40 दूना 80, यहाँ देखिए 60, 80 और 60 यानी कि 240। और बैक करिए, और यहाँ पर 100 यानी कि 340, और फिर ये जो है 50 जोड़ दो आप, 400। वैसे 300 होना चाहिए, हम थोड़ा सा जल्दी कर गए, 300 अंक होता है। ठीक है, अब देख लेना इसको। अब हम लोग देखो क्वेश्चन देखते हैं 2023 वाला सीधे। कि जैसे मैंने बताया आपको सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम 2023, अधिकतम अंक 300। ठीक इसी के अनुसार चलते हैं, अपना दिमाग क्यों लगाएं। 3 घंटे का समय रहेगा, आराम से आप लिखिए। प्रश्न पत्र के लिए विशिष्ट अनुदेश, कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला, सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। दूसरा, सभी प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं, उत्तर हिंदी में ही लिखे जाएंगे। माने हिंदी का प्रश्न पत्र है तो हिंदी में ही उत्तर लिखेंगे आप। यदि किसी प्रश्न विशेष में अन्यथा निर्दिष्ट न हो, जैसे कि लिखा है कि हिंदी से इंग्लिश में लिखो, यानी वहां निर्दिष्ट है, यू आर गाइडेड, देन यू हैव टू डू दैट। आगे देखो, जिन प्रश्नों के संबंध में अधिकतम शब्द संख्या निर्धारित है कि आपको कितने शब्द लिखने हैं, है ना, 100 शब्द, देखो सॉरी हम 300 जोड़ दिए थे। हाँ, जिन प्रश्नों के संबंध में अधिकतम शब्द संख्या निर्धारित है उनका अनुपालन किया जाना चाहिए। यदि किसी प्रश्न का उत्तर निर्धारित शब्द संख्या की तुलना में काफी छोटा है
अथवा लंबा है तो अंकों की कटौती की जा सकती। काफ़ी छोटा का मतलब मैंने कहा 10% का फ्लक्चुएशन, इट इज एक्सेप्टेबल, एडजस्टेबल। अगर आपको 300 शब्द लिखने हैं तो 10% आप बढ़ा दो, यानी कि 330, घटा सकते हैं आप यानी 270, तो लगभग 10%, इमरजेंसी में 20%। तो इतने फ्लक्चुएशन को आप एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा लिख दो, बहुत कम लिख दो तो दूसरे प्रश्न पर प्रभाव पड़ जाता है। कभी कभी हम लालच में बहुत लिख देते हैं, तो जब किसी दूसरे प्रश्न को लिखना होता है तो उसका जो है समय कम पड़ जाता है। चलिए आगे लिखते हैं। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका का कोई भी पृष्ठ अथवा पृष्ठ का भाग जो खाली छोड़ा गया हो उससे स्पष्ट रूप से काट दिया जाना चाहिए, जो मैंने बताया था। ये इंग्लिश में लिखा है, ऑल क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड, द नंबर ऑफ मार्क्स कैरीड बाय अ क्वेश्चन इज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, आंसर मस्ट बी रिटन इन हिंदी अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड इन द क्वेश्चन, वर्ड लिमिट इन क्वेश्चंस whether specified should be adhered to, and if answered in much longer or shorter than the prescribed length, marks may be deducted। भाई जानना बहुत ज़्यादा लिखना है, बहुत कम लिखना है। Any page or portion of the page left blank in the question cum answer booklet must be clearly struck off, काट देना ऐसे। आगे देखो, पहला क्वेश्चन लिखते हैं, किसी एक विषय पर 600 शब्दों में लिखिए, 100 अंक का है। आप अंकों को देख लेना, कोई इसकी बड़ी बात नहीं है। इसमें 4 विकल्प हैं, उपभोक्तावादी जीवन शैली और पर्यावरण, दूसरा मोबाइल फोन की लत, तीसरा ऑनलाइन शिक्षा की सीमाएं, चौथा आतंकवाद एक चुनौती। एक खास बात है, यूपीएससी जब प्रश्न पूछता है सारे टॉपिक प्रासंगिक होते हैं। अब आप देखिए, हमारे पर्यावरण पर जो गलत प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण अवनयन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, ये इसलिए उपभोक्तावादी जीवन शैली, हम अपने उपभोग के लिए, लग्जरियस लाइफ के लिए जी रहे हैं, जबकि इन्वायरमेंट पर बिल्कुल एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जो भौतिकता का माने विकास है और अतिरेक है, वो कहीं न कहीं हमको पर्यावरण के अवनयन पर ले जाता है। आप इसका रिलेशन आप दिखा सकते हैं। ठीक है, मोबाइल फोन की लत आप देख रहे हैं, जो एडिक्शन हो रहा है, लत हो रही है बच्चों को। आपने एक फिल्म देखी होगी तारे जमीन पर, आमिर खान की फिल्म थी, बच्चा वो देख रहा था, मोबाइल फोन नहीं बल्कि लैपटॉप, तो गेम खेलता था, वो सब उल्टा देखता था। ऐसे मोबाइल फोन में आप देखो, 10 मिनट देखते हैं शॉर्ट वीडियोस, पूरा दिन निकल जाएगा, रात निकल जाएगी, पता नहीं लगता। और जो चीज़ें प्रिपेयर्ड वे में मिलती हैं, इंटरटेन करती हैं, हमारे दिमाग का इस्तेमाल कम होता है उसमें। तो जिस चीज़ का इस्तेमाल कम करते हैं उतना वो पैरालाइज्ड हो जाता है, उतना स्लो, मंद हो जाता है। तो मोबाइल फ़ोन का फिर उसके अंदर जो मैटर है उसका असर पड़ता है, तमाम जो पोर्न साइट्स चल रही हैं, या कम उम्र के जो बच्चे हैं उन पर जो गलत प्रभाव पड़ता है, कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ रहा है। खैर, मोबाइल फ़ोन से रिश्ते टूट रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। हालांकि ये सब नहीं लिखना, रिश्ते उस्ते बात बता रहे हैं। लत का मतलब जहाँ पे आप छोड़ न पाओ, तो नहीं छोड़ पाएंगे, बाकी पर प्रभाव पड़ेगा। देर तक जगना, फिल्में देखना, तो देर तक सोना, तो आप इस पे देखो, जब जितना ही आप विचार करोगे उतना ही आप लिख पाओगे। इसलिए अनिवार्य है कि चीज़ों पर प्रॉपरली विचार करो। लिखने के पहले आप ट्रेस करो यूपीएससी किन किन चीज़ों को फोकस करता है, उसी प्रकार की प्रवृत्ति रखो। ऑनलाइन शिक्षा की सीमाएं, देखो कोरोना पीरियड में ऑनलाइन शिक्षा बहुत हुई, यूट्यूब से या गूगल के माध्यम से, या जो है अलग अलग जो साइट्स हैं उनके माध्यम से। लेकिन आप देखो ऑनलाइन शिक्षा में अगर आप देखते हैं वीडियो वगैरह मोबाइल, बहुत देर तक आप नहीं देख सकते, आंखें दर्द करना शुरू कर देती हैं, नुकसान भी करता है। डेटा वगैरह जो है बहुत खर्च होता है। एक वीडियो 2 वीडियो आप देख सकते हैं, दिन भर का क्लास लेना है तो हर कोई इंटरनेट लगवाए फिर, या तो घर में अगर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो हर बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। तो ये सब तो मोटी मोटी बातें हैं।
फिर आप कोई क्वेश्चन हो आप पूछ नहीं सकते, लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर कितना समय देगा, बहुत चीज़ें होती हैं, है ना। तो सीमा तो उसकी है ही। आतंकवाद एक चुनौती है। देखो, जब कोई चीज़ पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है उसको दूर करने में। जैसे आप मान ही लो कि बिना दिए काम नहीं चलेगा, तो भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा। ऐसे आतंकवाद है, जब हम फेस नहीं करते हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, तो चीज़ कंटिन्यू करती है, सस्टेन कर जाती है। तो आतंकवाद चुनौती बना हुआ है कि जब एजुकेशन जो है लाभदायक नहीं होती, इकोनॉमिकली उसको हम प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहे हैं, रोज़गार कम है, तो जिसको 1 लाख मिलता है तो 10,000 के लिए बम थोड़ी फोड़ सकता है। इस पे आपको विचार करना है, चुनौती क्यों बना है। चुनौती बनने की वजह है, कोई चीज़ चुनौती तब बनती है जब उसको हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हों, है ना। तो आप जितने चैलेंजेस के एस्पेक्ट हैं उनको आपको देखना है। तो इस पे एक बढ़िया तैयारी कर लीजिए। क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2, इसको देखो, पूरा पढ़ लो। इसमें लिखा है कि जो भी क्वेश्चन नीचे हैं, ये अच्छा, यहाँ पर 12 पंचे 60, ठीक, 60 अंक है। अब उनको इसी में से उत्तर लिखना है और साफ स्पष्ट लिखना है उत्तर। देखिए यहाँ पर 5 प्रश्न है। श्रमिक कौन होता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। ध्यान ये देना है कि इसका उत्तर अपने मन से नहीं लिखना है कि जीडीपी हम क्या समझते हैं, जो पैसेज में दिया हो। हम लोग आगे चल करके पिछले साल के जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। आगे देखो, अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है कि इसका सारांश 1 या शब्दों में लिखना है, यहाँ पर ये गलत प्रिंट हो गया है। एक्चुअली ये होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। सारांश संक्षेपण 2 आता है, थोड़ा सा इसमें अंतर मैंने बता दिया था वैसे आपको, लेकिन बता देते हैं। देखो, सारांश में क्या है कि शब्द अपने लिख सकते हैं, और जो संक्षेपण है इसमें शब्द जो है गद्यांश का होता है, ठीक, गद्यांश के। अब सारांश लिखा है, इसका मतलब आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ये इसका इतना बेसिक अंतर है। चलिए, तो 1/3 शब्द में लिखना, जिसे 558 शब्द है, लगभग 186 हो जाएगा, 186 शब्द में, ठीक है। अच्छा, जब आप 186 शब्द में लिखेंगे तब भी पैराग्राफ चेंज करना पड़ेगा। तो एक आइडियल पैराग्राफ की साइज होती है लगभग 20 to 25 वर्ड्स, 25 शब्द आ जाए, 20 शब्द आ जाए। बहुत बड़ी बातें लिखनी हो तो 30-35 शब्द, बदल दो उसको। एवरेज में 25 शब्द हो, 30 शब्द हो तो पैराग्राफ चेंज कर देना चाहिए। बड़े पैराग्राफ अच्छे नहीं माने जाते उत्तर लेखन के लिए। देखो जैसे इसमें लिखा ना, देखो छोटा छोटा लिखा है, लंबा कर दिया। हिंदी में अनुवाद करिए, इंग्लिश है। वी कांट डिनाई द इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स इन लाइफ एज गेम्स मेक अ पर्सन साउंड इन बॉडी एंड माइंड। अब इसको मैंने बता दिया कि अनुवाद आप किसका करते हैं, भाव का करते हैं, मैसेज संदेश का करते हैं, न कि शब्द का करते हैं। थोड़ा सा ट्रेनिंग देंगे आपको इसका। इसमें शब्द सीमा की कोई बात नहीं, जो लिखा वही लिखना है। तो ये एक हो गया आपका हिंदी में अनुवाद, एक होगा इंग्लिश में। ये है हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। मुहावरों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये हम अभी बता चुके हैं आपको। आंखें बिछाना, जहर का घूंट पी जाना, चांदी का जूता, नमक का बाल, नाक का बाल होना, सिर पर सवार होना। ऐसे वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। देखिए, चाय में कौन गिर गया है, मैंने बताया कौन, किसी कोई आदमी थोड़ी गिर जाएगा कप में, है क्या गिर गया है, या उन्हें समझ में नहीं आएगा तो उसको आगे देखना, ठीक है। शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, मैंने बता ही दिया था आपको। तन है, शरीर, काया, गात, भूधर है, पर्वत है, गिर है, पहाड़ है ना। द्रुम यानी पेड़, गाछ, शेर है, शार्दूल बोलते हैं, सिंह बोलते हैं, केसरी बोलते हैं, खग है, पक्षी है और पंछी है, नभजर है, इत्यादि इत्यादि। इनका वाक्यों में प्रयोग करना है युग्मों का, ताकि इनके अर्थ भी स्पष्ट हो जाए और अंतर भी स्पष्ट हो जाए। रिक्त रक्त, शाला, साला, साला होता है ना, जो पत्नी का भाई, शाला माने स्थान जहाँ पे बच्चे पढ़ते उड़ते हों। सदेह, देह, शहीद, संदेह, शंका करना। सुखी, सूखी, सुधी, सुधी, सुध यानी याद, सुधी यानी जो समझदार हो। तो देखो, हमने एक बार आपको बता दिया अच्छी तरीके से कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। 6 प्रश्न आते हैं, कभी कभी संक्षेपण और कभी कभी
देखो कभी तीसरा जो प्रश्न आता है, कभी कभी संक्षेपण और कभी कभी सारांश आ जाता है। हमने देखा दोनों का अंतर आपको बता दिया कि एक में संक्षेपण में प्रयुक्त शब्द जो है इसका मूल पाठ से लेते हैं, सारांश में जो है अपने शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं और 1/3 ही लिखना है, शीर्षक नहीं लिखना है। चौथा पांचवा जो प्रश्न होगा तो एक हिंदी से अंग्रेजी, एक अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद रहता है। छठे में देखो ये 4 सेक्शन है, मुहावरे, वाक्यों के शुद्ध रूप, शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द, शब्द युग्म होते हैं, उनके वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करने हैं ताकि उनका अंतर भी स्पष्ट हो जाए, उनका अर्थ भी स्पष्ट हो जाए। तो इस भाग को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें बारीक बात क्या है। निबंध की चर्चा भी हम करेंगे, संक्षेपण सारांश का तरीका भी बताएंगे और मुहावरे का अभ्यास भी कराएंगे और बाकी जो हिस्से हैं उनका भी अभ्यास कराएंगे। और आप लोग प्रतिक्रिया अवश्य करिएगा। बाकी पिछले साल के प्रश्न पत्रों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ लेते हैं विराम। आप लोग रखिए अपना ख्याल। नमस्कार, जय हिंद।